हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। हमारी सरकार किस प्रकार से काम करती है, हमारी सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो अगर बात कही जाए संसद की, पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। प्रेसिडेंट जो है हमारी पार्लियामेंट का पार्ट इसलिए होता है कि कोई भी बिल अगर पास होता है वो राज्यसभा से या लोकसभा से, तो जब तक हमारे राष्ट्रपति का अनुमोदन नहीं मिलता है, जब तक उसके ऊपर वो अप्रूवल नहीं देते हैं, तब तक का वो बिल पास नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी जो संसद है, उसका पार्ट माना गया है, हमारे पार्लियामेंट का पार्ट माना गया है। इसके बाद जो एक पार्ट होता है हमारा जो है वो है लेजिस्लेचर, जिसके अंदर पार्लियामेंट आती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और दूसरे हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो जो लोकसभा है वो हमारा हाउस ऑफ पीपल है और इसके अंदर जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो है 552, जो कि एट प्रेजेंट 545 है। इसके अंदर 2 सीट जो होती है वो एंग्लो इंडियन की होती है। तो एंग्लो इंडियन की सीट वो है कि जो ब्रिटेन के जो नागरिक भारत में आने के बाद वापस नहीं गए और उनका परिवार भारत में ही रह गया, तो ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए एंग्लो इंडियन की सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं और ये 2 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम। और इसको 1,40,000 की पॉपुलेशन के ऊपर जो है सीट का आवंटन किया जाता है। इसके बाद 530 सीट्स जो हैं वो एलोकेट की गई हैं स्टेट्स को, राज्यों को। वहीं पर 20 सीट्स मैक्सिमम एलोकेट की गई हैं यूनियन टेरिटरीज को। 2 सीट्स जो है वो आपकी हमने बताया कि एंग्लो इंडियन की है। तो इस प्रकार से जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं 552। और ये जो सीट्स थी ये 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बढ़ाई गई और अब इसके लिए एक 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 2026 तक का जो सीटें हैं वो इतनी ही रहेंगी, इसको अभी बढ़ाया नहीं जा सकता। आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं। तो जो राज्यसभा है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 250, मगर एट प्रेजेंट हमारे पास जो है 233 जो है सीट्स होती हैं, जिसमें इसके साथ साथ हमारे पास होती हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर। और ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी जगहों से जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है। और ये कला वर्ग में या साइंस जगत में उनमें क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या जरूरत है, उनके मुद्दों को रखने के लिए वो अपने बातों को संबोधित कर सकें, इसके लिए उनको जो है जगह दी जाती है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स की। तो लोकसभा में यूपी, इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, जहां पे मैक्सिमम यूपी में 81 सीट्स हैं और हमारे महाराष्ट्र में 48 सीट्स, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स जो है दोनों में पाई जाती हैं। वहीं पे मिनिमम सीट्स की अगर बात करेंगे तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इन सभी में 1-1 सीटें पाई जाती हैं। और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर की भी सीट्स जो होती हैं वो उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा है। जो राज्यसभा की सीटें होती हैं तो जो केंद्र सरकार होती है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसी जगह के क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर तरह से समझ सके, तो उसके लिए राज्यों से प्रतिनिधि चुन के आते हैं। ये प्रतिनिधि वहां की लोकल समस्याओं को, रीजनल समस्याओं को अच्छी तरह से, बेहतर तरह से संबोधित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, उसके ऊपर बिल लाए जाते हैं। इसके लिए राज्यसभा के मेंबर जो है पार्लियामेंट में आते हैं। राज्यसभा एक जो है इस तरह का हाउस है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस है। यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं और नए चुनकर आ जाते हैं। जबकि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव जो होते हैं वो हमारे हर 5 साल में होते हैं और इनका जो इसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो
महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर आते हैं और मिनिमम सीट्स की अगर बात करी जाए तो 7 राज्यों में सिर्फ एक सीट का प्रतिनिधित्व मिलता है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, इस तरह की जगह पे। तो साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये हमारी एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है कि किसी भी विषय पे जब कोई बिल जो है पारित हुआ है, उसका जो मसौदा तैयार हो गया, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके ऊपर जो है एक बिल बन चुका है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक प्रकार का ग्रुप है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, वो विचार विमर्श करता है और आपकी जो नीतियां हैं उनको कैसे लागू किया जाएगा, जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस काम को वो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर लाने का जो काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है किया करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हमारा देश जब आजाद हुआ तो 562 जो है रियासतें हुआ करती थी, जिनका विलय जो है सरदार पटेल ने बहुत ही कूटनीतिक तरह से, बहुत ही सूझबूझ दिखाते हुए इन सभी जो है प्रोविंसेस का, इन सभी जो है का विलय किया, प्रिंसली स्टेट्स का। इसमें 3 राज्य थे जिसमें जो है सिर्फ समस्याएं आई, जिसमें एक जम्मू कश्मीर था, एक हैदराबाद और जूनागढ़। तो जो जम्मू कश्मीर था वहां पर जो राजा थे वो हिंदू थे जिनका नाम हरि सिंह था, और जो वहां की जनता थी वो मुस्लिम बाहुल्य जनता थी। तो वहां पे ये कहा गया कि अब जो महाराजा हरि सिंह थे वो ना भारत में विलय करना चाहते थे और ना जो है पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। और इसी बीच पाकिस्तानी कबायली जो थे वो कश्मीर में प्रवेश कर गए। कश्मीर में प्रवेश करने के बाद काफी दूर तक आ गए। फिर महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनसे मदद मांगी, सेना भेजने का आग्रह किया। तो उस समय महाराजा हरि सिंह ने एक ड्राफ्ट जो है साइन किया, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इस तरह से भारत में कश्मीर का विलय किया गया। और साथ ही नेहरू जी ने उसके अंदर एक क्लॉज और जोड़ दिया, वो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर शांति हो जाएगी तो यहाँ पर जनमत करा दिया जाएगा और इसके द्वारा जनमत से फैसला हो जाएगा कि लोग कहाँ जाना चाहते हैं। ये बात यूएन तक गई, और जब यूएन तक गई, जब पाकिस्तान ने हमारे कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, जिसको आज पीओके कहा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस को जनमत करवाना था। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि सबसे पहले आपकी जो है ये जितना आपने क्षेत्र पे कब्जा किया है, पहले आप इससे वापस जाइए, इसके बाद हम जो है जनमत कराएंगे। मगर पाकिस्तान ने वो क्षेत्र नहीं छोड़ा पीओके का, और इस प्रकार से जनमत कभी हो नहीं पाया, वो जो कि आज भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसके बाद हैदराबाद और जूनागढ़ का भी अधिग्रहण जो है सैनिक कार्यवाही और जनमत के द्वारा करा दिया गया, जिसमें जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जहां पे जनता जो थी वो भारत में विलय करना चाहती थी, और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है सैनिक कार्यवाही करके जो है उसको भारत में मिलाया गया। तो समझते हैं कि इसके बाद भारत में जो राज्य थे उनमें बहुत सारी भाषाएं थी, और सभी अगर एक ही राज्य में कई तरह की भाषा बोलने वाले लोग हो जाए और सरकारी कार्य का जो कार्यकलाप है उसकी भाषा अगर एक हो और दूसरे को समझ में ना आए तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आप कोई सरकारी कार्य काम करते हैं या उनके ऑफिस में ऐसी भाषा बोलने वाले लोग बैठे हो जो कि यार दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए तो फिर दिक्कत होती है। इसके लिए श्री रामुलु नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने काफी लंबा आंदोलन किया, भाषा के आधार पर जो है राज्यों के बीच वो बंटवारे की बात करी, और फिर उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती है। और इस दबाव में आके सरकार को जो है एक बार फिर से इस बारे में विचार करना पड़ता है, और आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिससे केरला का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बड़े राज्यों में विलय कर दिया जाता है, उनको मिला दिया जाता है। साथ ही साथ बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 आता है, जिसमें बॉम्बे को बांट के जो लोग वहां मराठी बोलते थे उनको वो महाराष्ट्र में चले, वो वहां महाराष्ट्र बन गया, और जहां पे गुजराती बोली जाती थी वो गुजरात बन गया। इसके बाद जो है नागालैंड का विलय 1962 में होता है। 1966 में पंजाब को बांट के जो लोग पंजाबी बोलते थे वो पंजाब हिस्सा बन गया, और जो लोग हिंदी बोलते थे, जो जाट थे, वो हिस्सा जो है हमारा
हरियाणा बन जाता है। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश एक जो है स्टेट बनता है। इसके बाद हमारा सिक्किम जो है, सिक्किम का अधिग्रहण 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से किया गया। ये कुछ टेरिटरीज का जो है चाइना के साथ टेरिटरीज का लेन देन था, जिसके द्वारा इसको वो किया गया। इसके बाद गोवा जो कि पुर्तगाली राज्य हुआ करता था, बहुत समय से इसको यूनियन टेरिटरी पहले बनाया गया और इसके बाद 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एक प्रकार का स्टेट बन गया। इस नवंबर 2000 में 3 राज्यों का फिर से जो है गठन होता है, जिसमें बड़े बड़े राज्यों को तोड़ के छोटे राज्यों का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि ये छोटे राज्यों का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है, तो देखिए जब एक कोई राज्य बहुत बड़ा होता है और वहां पे जो संसाधन है वो किसी के पास है और दूसरे और क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जब उनको छोटे राज्यों में बांटा जाता है तो उनका जो है विकास, उनका डेवलपमेंट का अलग से प्लान बनाया जा सकता है, डेवलपमेंट के लिए अलग से काम किया जा सकता है उनके संसाधनों के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है मध्य प्रदेश का बंटवारा करके। जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ये जो है यहाँ पे ट्राइबल एरिया है। उसी तरह से उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है और इसको जो है इसको उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया 8 नवंबर 2000 को। साथ ही साथ बिहार से काट के झारखंड बनाया गया, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोयले की खाने बहुत ज्यादा है, संसाधन बहुत ज्यादा है, मगर डेवलपमेंट बहुत कम है। इस प्रकार से और साथ ही साथ जो है 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना का फॉर्मेशन किया जाता है। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे जो राज्य थे वो नए नए बनते रहते हैं और यूनियन टेरिटरीज भी बदलती रहती हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य को बांट के जो है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया, जो कि पहले एक राज्य हुआ करता था उसको पुनर्गठित कर दिया गया, जिसमें और दमन दीव, दादरा और नगर हवेली इनको भी जो है फिर से जो है रीऑर्गेनाइज किया गया।